अपने जन्मदिन पर मैं अनाथालय में भोजन वितरण करने गया। वहां साइड में एक कोने में बैठी एक बच्ची मुझे लगातार टकटकी बांधकर देख रही थी। उसकी निगाहें अजीब तरह से मुझ पर ठहरी हुई थी, जैसे वो मुझे पहचानती हो। मैं जब उसके पास गया और प्यार से उसके सर पर हाथ रखा, तो उसने अचानक मेरी कमीज की आस्तीन ऊपर कर दी। मेरे हाथ पर मौजूद जन्मजात निशान देखकर उसने कुछ ऐसा कहा कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा नाम देवांश है और मैं शहर के सबसे समृद्ध और प्रतिष्ठित व्यापारी रणवीर सिंह राजपूत का इकलौता बेटा हूँ। मेरी जिंदगी बाहर से देखने में किसी सपने से कम नहीं लगती। धन, प्रसिद्धि, सम्मान, ये तीनों मुझे विरासत में मिले हैं। लोग मेरे पिता की मिसालें दिया करते हैं कि रणवीर सिंह न सिर्फ एक सफल व्यवसायी है, बल्कि एक ईश्वर भक्त और बेहद सहृदय इंसान भी है। कहा जाता है कि शहर के आधे अनाथालयों और अस्पतालों का खर्चा वे अपनी जेब से उठाते हैं। मैं बचपन से अपने पिता को अपना आदर्श मानता आया हूँ। उनके व्यक्तित्व की गरिमा, उनका अनुशासन, उनका आत्म संयम हमेशा मुझे प्रभावित करता रहा है। हालांकि वे मेरे साथ कभी ज्यादा घुल मिलकर बात नहीं करते थे और हमारे बीच हमेशा एक सम्मानजनक दूरी बनी रही, फिर भी मैं जानता हूँ कि वे मुझसे प्रेम करते हैं। बस उसे व्यक्त करना शायद उन्हें नहीं आता। मेरी माँ का देहांत तब हो गया जब मैं बहुत छोटा था, इसलिए मैंने पिता को ही माँ और पिता दोनों रूपों में देखा है। उन्होंने दूसरी शादी नहीं की और अपना पूरा जीवन मेरी परवरिश और अपने कारोबार को समर्पित कर दिया। आज मेरी 27वीं सालगिरह थी और परिस्थिति के अनुसार घर में एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें शहर के बड़े वर्ग को आमंत्रित किया जाना था। लेकिन मेरा मन इन बनावटी महफिलों से उब चुका था। हर साल वही झूठी मुस्कानें, औपचारिक बधाइयां और स्वार्थी लोगों के महंगे उपहार स्वीकार करना मुझे बोझ लगने लगा। इसलिए इस बार मैंने तय किया कि मैं अपनी सालगिरह की शुरुआत किसी शुभ और नेक काम से करूंगा। मैंने सोचा क्यों न शहर के इस प्राचीन अनाथालय, अपना घर, जाकर वहां के बच्चों के साथ समय बिताऊं और उन्हें भोजन करवाऊं, जिसके ट्रस्टी इस समय मेरे पिता हैं। मैंने सुबह सुबह अपने कर्मचारियों से कहकर बेहतरीन भोजन के डिब्बे और छोटे छोटे उपहार पैक करवाए और पिता को बताए बिना घर से निकल गया। उस समय वे किसी महत्वपूर्ण बैठक में व्यस्त थे। मैं उनके काम में बाधा नहीं डालना चाहता था। गाड़ी चलाते हुए मेरा मूड बेहद खुशगवार था। मौसम भी सुहावना था। ठंडी हवाएं चल रही थी जो मेरे इरादे को और मजबूती दे रही थी। अनाथालय शहर के मोहल्लों के बाहर एक पुरानी लेकिन विशाल इमारत में स्थित था। जब मैं वहां पहुंचा तो गेट पर मौजूद चौकीदार ने मेरी गाड़ी पहचान ली और तुरंत गेट खोल दिया। क्योंकि वह मेरे पिता की गाड़ी थी, मैं अंदर दाखिल हुआ तो वहां का माहौल कुछ अजीब सा उदास लगा। इमारत भले ही बड़ी थी, लेकिन दीवारों का प्लास्टर उखड़ा हुआ था। जगह जगह सीलन जमी हुई थी। आंगन में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनके कपड़े मैले तो नहीं थे, मगर बहुत पुराने और फीके लग रहे थे। मुझे देखते ही अनाथालय की इंचार्ज सिस्टर निशा अपनी कुर्सी से उठकर बाहर आई। वे देखने में सख्त और रूखे स्वभाव की औरत लग रही थी, लेकिन मुझे देखते ही उनके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान आ गई। अरे दिवांश बेटे, आप यहाँ? रणवीर साहब तो नहीं आए? उन्होंने इधर उधर देखते हुए कुछ घबराहट के साथ पूछा। उनका ये सवाल मुझे अजीब लगा, जैसे वे मेरे पिता के आने से डर रही हों या शायद ये उम्मीद कर रही हों कि वे भी साथ होंगे। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, आज मैं अकेला आया हूँ। आज मेरा जन्मदिन है और मैं बच्चों के साथ खाना खाना चाहता हूँ। ये सुनकर उनके चेहरे पर सुकून साफ दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत बच्चों को हॉल में इकट्ठा होने का आदेश दे दिया। हॉल में पुराने चादर बिछे हुए थे और दीवारों पर कुछ फीकी तस्वीरें टंगी हुई थी। बच्चे कतार में बैठ गए। उनकी आंखों में खाने की भूख और उपहारों की उत्सुकता साफ झलक रही थी। ये मंजर देखकर मेरा दिल भर आया। हम लोग कितना खाना बर्बाद करते हैं और ये मासूम बच्चे एक वक्त के थोड़ा बेहतर खाने के लिए कितने बेचैन रहते हैं। मैंने अपने हाथों से खाने के डिब्बे बांटना शुरू किए। हर बच्चा डिब्बा लेकर शुक्रिया अंकल कहता और खाने में लग जाता। सिस्टर निशा मेरे साथ साथ चल रही थी और लगातार मेरे और मेरे पिता की तारीफों के पुल बांध रही थी। रणवीर साहब तो देवता जैसे इंसान है। उन्होंने इस अनाथालय को सहारा दे रखा है, वरना ये कब का बंद हो चुका होता। उनकी ये चापलूसी मुझे खलने लगी।
इसलिए मैंने उनसे कहा कि आप दफ्तर में बैठिए, मैं बच्चों के पास खुद जाऊंगा। वे कुछ हिचकिचाती हुई वहां से चली गई। मैं बच्चों के बीच घुल मिल गया, उनसे बातें की, उनके नाम पूछे। मुझे उस पल एक अजीब सा आध्यात्मिक सुकून महसूस हो रहा था, जैसे आज सच में मेरा जन्मदिन किसी नेक उद्देश्य से पूरा हो रहा हो। मन हल्का था और दिल में तसल्ली थी कि मैं इन मासूम बच्चों के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान ला पाया हूँ। लेकिन इसी दौरान अचानक मेरी नजर हॉल के बिल्कुल आखिरी कोने पर पड़ी। वहां एक मोटे से स्तंभ के पीछे एक बच्ची चुपचाप बैठी हुई थी। वह बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग थलग थी, जैसे इस भीड़ का हिस्सा होकर भी उससे कोसों दूर हो। उसने खाने का डिब्बा तक नहीं लिया था। उसकी उम्र शायद 8 या 9 साल के आसपास की होगी। उसके बाल बिखरे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें संवारने की कोशिश ही ना की हो। उसने एक पुरानी सी फ्रॉक पहन रखी थी जिसका रंग उड़ चुका था और जो जगह जगह से घिसी हुई लग रही थी। मगर जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अपनी ओर खींच रही थी वो उसकी आंखें थी। बड़ी बड़ी काली आंखें जिनमें बचपना बिल्कुल नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसमें सदियों का सूनापन, दर्द और एक अजीब सा दबा हुआ गुस्सा भरा हो। वो मुझे टकटकी बांधकर देख रही थी, बिना पलक झपकाए। उसकी नजरों में सवाल भी थे और नफरत भी, मानो वह मुझसे जवाब मांग रही हो। मैंने बाकी बच्चों को वहीं छोड़ा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। मुझे अपनी तरफ आते देखकर ना तो वो डरी, ना ही उसने नजरें झुकाई। उल्टा उसकी घूरने की तीव्रता और बढ़ गई। मैं उसके पास जाकर घुटनों के बल बैठ गया और बहुत ही मुलायम स्वर में पूछा कि बेटा, आपने खाना क्यों नहीं लिया? आपको भूख नहीं लगी क्या? वो चुप रही, बस मेरे चेहरे को गौर से देखने लगी, जैसे मेरे हाव भाव, मेरी आंखें और मेरी सांसों तक को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। तभी मेरी नजर उसके हाथ पर पड़ी, एक टूटी हुई गुड़िया पर, जिसे उसने अपनी छाती से कसकर लगा रखा था, जैसे वही उसकी इकलौती दोस्त और सहारा हो। मैंने जेब से एक चॉकलेट निकाली और उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लो, ये बहुत स्वादिष्ट है। उसने पहले मेरे हाथ की ओर देखा, फिर मेरी आंखों में झांका और पहली बार उसके होठ हिले। मुझे तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें जो तीखापन और कड़वाहट थी उसने मुझे भीतर तक हिला दिया। एक 9 साल की बच्ची के मुंह से ऐसा लहजा सुनकर मैं कुछ पल के लिए स्तंभ रह गया। मैंने संभलते हुए कहा, ये भीख नहीं है बेटा, ये तो तोहफा है। आज मेरा जन्मदिन है। उसने व्यंग्यात्मक अंदाज में मुंह मोड़ लिया और लगभग थूकते हुए बोली, जन्मदिन? अमीर लोग अपनी खुशियां मनाने के लिए हम गरीबों का तमाशा बनाने आते हैं। ये वाक्य निश्चित रूप से उसके अपने नहीं थे। या तो उसने किसी को कहते सुना था या किसी ने उसके मन में ये जहर भर दिया था। मैंने धैर्य से काम लिया और उसके सर पर प्यार से हाथ रखने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही मेरा हाथ उसके सर के पास पहुंचा, मेरी कमीज की आस्तीन थोड़ी सी ऊपर हो गई और मेरी कलाई से कुछ ऊपर मौजूद वो जन्मजात निशान साफ दिखाई देने लगा। गहरे भूरे रंग का वो निशान आकार में बिल्कुल एक अर्धचंद्र जैसा था। ये निशान हमारे परिवार के कई लोगों को था। मेरे पिता के हाथ पर भी बिल्कुल ऐसा ही निशान था। दादी कहा करती थी कि ये हमारी खानदानी पहचान है। जैसे ही उस बच्ची की नजर उस निशान पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग पल भर में बदल गया। उसकी आंखों में मौजूद नफरत पहले भय में बदली और फिर एक अजीब सी पहचान की चमक उभर आई। अगले ही क्षण उसने झपटकर मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। उसने तेजी से मेरी आस्तीन और ऊपर की ओर सरकाई और निशान को अपनी उंगलियों से छूने लगी। उसका स्पर्श अजीब था, जैसे वो यकीन करना चाहती हो कि ये निशान असली है या कोई भ्रम। मैंने हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ हैरान कर देने वाली मजबूत थी। वह उस निशान को घूर रही थी। उसकी सांसें तेज होती जा रही थी। ये निशान, वो बड़बड़ाई, ये तो उसी का है। किसका? मैं उलझ गया। बेटा, ये मेरा जन्मजात निशान है, मैंने कहा। उसने सिर उठाकर मेरी आंखों में देखा। उस पल उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। तुम झूठ बोल रहे हो, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। ये निशान सिर्फ तुम्हारा नहीं है। फिर उसने लगभग फुसफुसाते हुए जोड़ा, ये निशान उस बड़े साहब का भी है जो रात के अंधेरे में यहाँ आते हैं। मेरा दिल जोर से धक से रह गया। अनाथालय में बड़े साहब का मतलब सिर्फ एक ही होता था,
ट्रस्टी यानी मेरे पिता रणवीर सिंह राजपूत। लेकिन वो तो यहाँ सिर्फ सरकारी दौरों पर दिन के उजाले में आते थे, रात के अंधेरे में तुम किसकी बात कर रही हो? मैंने गंभीरता से पूछा। कौन आता है यहाँ रात को? बच्ची ने घबराकर इधर उधर देखा, जैसे उसे डर हो कि कोई सुन ना ले। फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, वही आदमी जो खुद को गरीबों का मसीहा कहता है, जिसकी तस्वीर बाहर दफ्तर में लगी है, वो मेरी माँ के पास आता। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बाहर दफ्तर में सिर्फ मेरे पिता की तस्वीर थी। ये बच्ची क्या कह रही थी? क्या मेरे पिता सच में यहाँ आते हैं? अगर आते हैं तो क्यों? और उसकी माँ कौन है? तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने बेचैनी से पूछा। वो यही है। बच्ची ने दीवार की तरफ इशारा किया, उस बंद कमरे की ओर जहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। उसे वहीं कैद रखा जाता है और जब वे लोग आते हैं तो मुझे बाहर निकाल दिया जाता है। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने उनके हाथ पर यही निशान देखा था जब वे मुझे धक्का दे रहे थे। मेरा दिमाग चकराने लगा। ये सब नामुमकिन था। मेरे पिता गीता पढ़ने वाले, दानवीर और नेक इंसान थे। वे इतनी नीचता वाला काम कैसे कर सकते थे? जरूर इस बच्ची को कोई गलतफहमी हुई हो, या फिर ये झूठ बोल रही है। मैंने बचाव के अंदाज में कहा, देखो बेटी, तुम शायद गलत हो। मेरे पिता ऐसे नहीं हैं। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उस बच्ची ने झटके से मेरा हाथ छुड़ा लिया। उसकी उंगलियों का स्पर्श जाते जाते भी मुझे अजीब सी सिरन दे गया। उसकी आंखों में इतनी तीखी नफरत थी कि मैं अवाक रह गया। सब मर्द एक जैसे होते हैं, तुम भी उसी के बेटे हो, इसलिए तुम्हारे हाथ पर भी यही मनहूस निशान है। उसके शब्दों में भरा जहर मेरे दिल तक उतर गया। मैं सहम सा गया। उस उम्र की बच्ची के भीतर इतनी नफरत, ये सामान्य नहीं था। मैं उससे कुछ और पूछना चाहता था, उसकी माँ के बारे में, उस निशान के बारे में, उस बंद कमरे के बारे में। लेकिन तभी पीछे से सिस्टर निशा की कड़ी और आदेशात्मक आवाज गूंज उठी, वेदिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह तेज कदमों से हमारी ओर बढ़ी और आते ही बच्ची को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जैसे उससे मुझसे अलग करना बेहद जरूरी हो। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेहमानों को परेशान नहीं करना। चलो अपने कमरे में जाओ। वेदिका ने जाते जाते एक बार फिर मुझे देखा। उसकी निगाहों में डर नहीं था, बल्कि सवाल थे, गहरे बेबस सवाल, जैसे वह मुझसे मदद मांग रही हो और जानती हो कि शायद मैं ही उसका आखिरी सहारा हूँ। सिस्टर निशा ने लगभग घसीटते हुए उसे वहां से हटा दिया और फिर मेरी ओर मुड़कर बनावटी मुस्कान के साथ बोली, सॉरी दिवांश बेटा, ये बच्ची थोड़ी मानसिक रूप से बीमार है, अजीब अजीब बातें करती रहती है, अपनी माँ के मरने के बाद से सदमे में है। इसकी बातों को दिल पर मत लेना। उनकी आवाज में सफाई थी मगर सच्चाई नहीं। मैंने हिचकते हुए कहा, लेकिन ये तो कह रही थी कि इसकी माँ यही है। ये सुनते ही सिस्टर निशा का चेहरा एक पल के लिए जैसे खूनहीन हो गया। वो क्षण भर को ठिठकी, फिर तुरंत खुद को संभाल लिया। मैंने कहा ना, ये पागल है। इसकी माँ को मरे हुए 3 साल हो चुके हैं। ये हर औरत को अपनी माँ और हर मर्द को अपना बाप समझने लगती है। हम इसका इलाज करवा रहे हैं। उनकी सफाई में घबराहट थी जो शब्दों से ज्यादा उनके हाव भाव में झलक रही थी, और मेरी आंखें उसे साफ पढ़ पा रही थी। वह कुछ छुपा रही थी, ये अब तय था। और जिस तरह वेदिका मुझे देख रही थी, वह किसी मानसिक रूप से बीमार बच्ची की नजर नहीं हो सकती थी। उसने उस निशान को बिना किसी भ्रम के पहचाना था। अगर वह पागल होती तो उसे कैसे पता चलता कि बड़े साहब के हाथ पर भी वही निशान है। वह निशान तो आमतौर पर कमीज की पूरी आस्तीन के नीचे छुपा रहता है। पिताजी हमेशा पूरी बाह की कमीज पहनते हैं। फिर उस बच्ची ने वो निशान कैसे देखा? ये सवाल मेरे दिमाग में हथौड़ों की तरह बजने लगा। शक और शंका के बादल मेरे मन पर गहराते चले गए। मैंने सिस्टर निशा से आगे बहस नहीं की, क्योंकि मैं जानता था कि अगर यहाँ कुछ गड़बड़ है तो वह मुझे सच कभी नहीं बताएगी। मैं वहां से निकल तो आया, मगर मेरा दिल उसी कोने में, उसी बच्ची की आंखों में अटका रह गया। गाड़ी में बैठते ही मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने धीरे से अपनी आस्तीन ऊपर की और उस निशान को देखा, जिसे अब तक मैं अपनी खुशकिस्मती की निशानी समझता आया था। आज पहली बार वो निशान मुझे दाग सा लग रहा था, जैसे किसी पुरानी गुनाह की मोहर हो। क्या वाकई मेरे पिता यहाँ रात को आते हैं? और अगर आते हैं तो क्यों?
क्या वह बच्ची सच कह रही थी? वह बंद कमरा जिसका उसने जिक्र किया था, उसके भीतर कौन है? अगर उसकी मां मर चुकी है तो फिर वह किसे कैद रखने की बात कर रही थी? सवालों का एक तूफान मेरे भीतर उठ चुका था जो मुझे अंदर से खोखला कर रहा था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ बढ़ गया, लेकिन मन का बोझ हल्का नहीं हुआ। घर पहुंचा तो पार्टी की तैयारियां जोरों पर थी। हर तरफ रोशनी और शोर था, मगर मेरे भीतर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं सीधा अपने कमरे में चला गया। पिता के कमरे की ओर नजर गई। वे अभी तक नहीं आए थे। शाम को जब वे लौटे तो थके हुए और कुछ ज्यादा ही गंभीर लग रहे थे। मैंने पास जाकर नमस्ते किया। उन्होंने हमेशा की तरह मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, जन्मदिन मुबारक हो दिवांश। माफ करना, सुबह तुम्हें शुभकामनाएं नहीं दे सका, काम का प्रेशर बहुत है। उनके शब्दों में स्नेह था, लेकिन आज मेरा ध्यान उनकी आवाज पर नहीं, उनकी कलाई पर था जो कफ वाले बटनों के पीछे छुपी हुई थी। मन हुआ कि उनकी आस्तीन ऊपर कर देख लूं, देखूं कि वह निशान अब भी वैसा ही है या नहीं, मगर ये सोच खुद मुझे बचकानी लगी। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, पापा, आप अपना घर अनाथालय आखिरी बार कब गए थे? मेरे इस अचानक सवाल पर वे रुक गए। टाई को थोड़ा ढीला करते हुए उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक पल के लिए चौकन्नापन उभरा। क्यों, सब ठीक तो है? तुम वहां गए थे क्या? सवाल साधारण था, लेकिन लहजा जांच पड़ताल भरा। मैंने जानबूझकर सहज बनते हुए कहा, जी मैं सुबह वहां गया था बच्चों को खाना खिलाने। वहां की हालत काफी खराब है। मुझे लगा आपको काफी अरसा हो गया होगा वहां गए हुए। पिताजी ने गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गए। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। व्यवस्था इतनी बढ़ गई कि वहां जाने का समय ही नहीं मिलता। मैंने सब सिस्टर निशा पर छोड़ रखा है। वैसे वहां सब ठीक था ना? कोई समस्या तो नहीं हुई? वह मेरी तरफ नहीं देख रहे थे, बल्कि मेज पर रखी फाइलों को सलीके से जमाने लगे। उनकी एक शारीरिक भाषा मेरे शक को और पुख्ता कर रही थी। मैंने कहा कि नहीं, सब ठीक था, बस एक बच्ची मिली थी, वेदिका। मैंने जानबूझकर नाम लिया। पिताजी का हाथ फाइलों पर रुक गया। कमरे में एक पल के लिए पूर्ण सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, वेदिका? हाँ, शायद कोई नई बच्ची होगी। वहां तो सैकड़ों बच्चे हैं, नाम याद नहीं रहते। चलो अब जाओ, तैयार हो जाओ, मेहमान आने वाले हैं। उन्होंने बात खत्म कर दी और मुझे जाने का इशारा किया, मगर उनका वह एक पल का ठहराव मुझे सब कुछ बता गया था। वे वेदिका को जानते थे। नाम सुनते ही उनके शरीर में जो अचानक तनाव उभरा था वो मुझसे छुपा नहीं रह पाया। उस एक पल में उनके कंधों का सख्त हो जाना और सांस का थोड़ा भारी हो जाना, सब कुछ बहुत कुछ कह गया। मेरा शक अब यकीन में बदलने लगा कि इस अनाथालय की दीवारों के पीछे कोई ऐसा राज दफन है जिसका सीधा संबंध मेरे पिता और उस बच्ची से है, और शायद मुझसे भी। पार्टी के दौरान मेरा मन पूरी तरह भटक गया था। लोग मुझे जन्मदिन की बधाइयां दे रहे थे, मुस्कुराकर हाथ मिला रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग बार बार वेदिका की तरफ लौट जाता था। सिस्टर निशा की घबराई हुई सफाई और पिताजी की प्रतिक्रिया मेरी यादों में बार बार उभर रही थी, जैसे कोई टूटी हुई रिकॉर्ड बार बार वही आवाज दोहरा रही हो। रात को जब सारे मेहमान चले गए और घर फिर से उसी भारी खामोशी में डूब गया, तो मैं अपने कमरे में अकेला लेटा छत को घूरता रहा। तभी मैंने तय कर लिया कि मैं इस तरह चुप बैठकर सब कुछ भूलने की कोशिश नहीं कर सकता। मुझे सच जानना था, चाहे वह कितना ही कड़वा क्यों ना हो। अगर मेरे पिता वह देवदूत नहीं है जैसा मैं अब तक मानता आया हूँ, तो फिर वह कौन है और उस बच्ची का उस रहस्यमय निशान से क्या संबंध है? मैंने करवट बदली और खिड़की से बाहर देखा। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे खानदान का कोई गहरा राज उस अनाथालय में छिपा हुआ था। मुझे वेदिका की मां को ढूंढना था। अगर वह जिंदा है तो यकीनन वही उस बंद कमरे में होगी। अगर वह मर चुकी है तो फिर वेदिका किससे मिलती है, किससे बातें करती है? मैंने तय कर लिया कि अगले दिन मैं दोबारा वहां जाऊंगा, लेकिन इस बार दिन के उजाले में नहीं, बल्कि रात के अंधेरे में, ताकि अपनी आंखों से देख सकूं कि क्या वाकई ही बड़े साहब वहां आते हैं। ये एक बेहद खतरनाक कदम था, लेकिन सच्चाई की तलाश मुझे वहां खींच रही थी। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं किस दलदल में उतरने जा रहा हूं और मेरे हाथ पर मौजूद ये निशान मुझे किस अंजाम तक ले जाएगा। मगर एक बात तय थी,
आज की सालगिरह मेरी जिंदगी की आखिरी सुकून भरी सालगिरह थी, क्योंकि कल से मेरी जिंदगी में एक नया अध्याय खुलने वाला था, जिसका शीर्षक था धोखा। रात के शायद 2 बज रहे थे और मेरा आलिशान बेडरूम मुझे किसी कैद खाने जैसा लगने लगा था, जहां मुलायम गद्देदार बिस्तर पर लेटे हुए भी मुझे कांटे चुभते महसूस हो रहे थे। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी और मन में बार बार वही तस्वीर उभर रही थी, छोटी सी वेदिका की वीरान आंखें और उसका वह वाक्य कि ये निशान तुम्हारे पिता के हाथ पर भी है, जो मेरे कानों में लगातार गूंज रहा था। मैंने बेचैनी में करवट बदली और खिड़की से बाहर देखा, जहां पूरा शहर खामोशी की चादर ओढ़े सो रहा था, मगर मेरे भीतर एक भयानक तूफान मचा हुआ था। मैं अपने पिता को जानता था। वे मेरे लिए हमेशा एक आदर्श रहे थे, एक ऐसे इंसान जिन्होंने मुझे माँ और पिता दोनों का प्यार दिया था। क्या वह सच में इतने बड़े पाखंडी हो सकते हैं? क्या वह अपनी ही संतान को अनाथालय की ठोकरें खाने के लिए छोड़ सकते हैं? मेरा दिल कह रहा था कि ये असंभव है, लेकिन मेरा दिमाग उस बच्ची के अड़िग विश्वास और सिस्टर निशा की घबराहट को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। मुझे चैन नहीं मिल रहा था और मैं जानता था कि जब तक मैं अपनी आंखों से सच्चाई नहीं देख लूंगा, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। आखिरकार मैंने फैसला कर लिया कि मैं अभी इसी वक्त वहां जाऊंगा और इस रहस्य से पर्दा उठाऊंगा। मैं धीरे धीरे बिस्तर से उठा और कमरे से बाहर निकल आया। पूरा घर गहरी नींद और सन्नाटे में डूबा हुआ था। मैं दबे पांव सीढ़ियां उतरा और सीधे गैरेज की तरफ बढ़ा। मैंने अपनी गाड़ी की बजाय ड्राइवर की पुरानी मोटरसाइकिल की चाबी उठाई, जो गैरेज के एक कोने में लटकी रहती थी, क्योंकि गाड़ी की आवाज से चौकीदार जाग सकता था और मोटरसाइकिल को मैं खामोशी से गेट के बाहर तक धकेल सकता था। रात की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी, मगर मेरे जिस्म में एक अजीब सी तपिश दौड़ रही थी। मैंने मोटरसाइकिल को घर से कुछ दूर ले जाकर स्टार्ट किया और उसी रास्ते पर चल पड़ा जिस पर सुबह मैं एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनकर गया था, मगर अब मैं किसी भिखारी की तरह छुपते छुपाते जा रहा था। सड़कें पूरी तरह वीरान थी और स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी में पेड़ों की परछाइयां लंबी और डरावनी लग रही थी। लगभग आधे घंटे के बाद मैं अनाथालय की उस पुरानी इमारत के सामने खड़ा था। रात के अंधेरे में ये इमारत और भी ज्यादा जर्जर और उदास दिखाई दे रही थी। मैंने मोटरसाइकिल को एक सुनसान गली में छुपाया और पैदल दीवार के सहारे चलते हुए आगे बढ़ा। मुख्य गेट पर चौकीदार मौजूद था, इसलिए वहां से जाना जोखिम भरा था। तभी मुझे याद आया कि इमारत के पिछले हिस्से में दीवार का कुछ हिस्सा टूटा हुआ है, जहां सुबह मैंने कुछ आवारा कुत्तों को अंदर जाते हुए देखा था। मैं उसी दिशा में बढ़ा और दीवार के टूटे हुए हिस्से से बहुत सावधानी और डर के साथ अंदर प्रवेश कर गया। मेरे जूतों की हल्की सी आवाज सूखे पत्तों पर पड़ी तो मैं एकदम डरकर वहीं ठिठक गया। दिल जैसे गले में आकर अटक गया हो। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर वहां कोई नहीं था। चारों ओर गहरा दबाने वाला सन्नाटा पसरा हुआ था। बस कहीं दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी, जो इस वीरानी को और डरावना बना रही थी। मैंने खुद को संभालते हुए एक लंबी सांस ली और इमारत के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ गया, वहीं जहां वह बंद कमरा या वह अलग थलग हिस्सा था जिसकी ओर वेदिका ने इशारा किया था। ये हिस्सा मुख्य इमारत से थोड़ा हटकर था और यहाँ घास काफी उगी हुई थी, जैसे बरसों से कोई यहाँ आया जाया ना हो। मैं दीवारों से चिपककर बिल्कुल एक साए की तरह आगे बढ़ रहा था। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे वो अपने कानों में साफ सुनाई दे रही थी। हर कदम के साथ डर और जिज्ञासा और गहराती जा रही थी। आखिरकार मैं एक ऐसे कमरे के पास पहुंचा जिसकी खिड़की से बहुत हल्की सी पीली रोशनी बाहर झलक रही थी। मेरा दिल बैठ सा गया। ये शायद वही जगह थी। मैं खिड़की के नीचे झुककर बैठ गया और अंदर से आने वाली किसी भी आवाज पर ध्यान लगाने लगा, मगर भीतर पूरी तरह सन्नाटा था। उस खामोशी में भी कुछ भयानक छुपा हुआ महसूस हो रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे सिर उठाया और खिड़की से अंदर झांका। जो दृश्य मैंने देखा उसने मेरे पूरे शरीर में सिरन दौड़ा दी। कमरे में एक पुरानी जंजर सी बिस्तर पर वही बच्ची वेदिका बैठी हुई थी। वह सो नहीं रही थी, घुटनों में सिर छुपाए बैठी थी, शायद रो रही थी या किसी अनकहे डर में डूबी हुई थी। उससे थोड़ी दूर पर दूसरे बिस्तर पर एक औरत लेटी हुई थी,
जिसका चेहरा दूसरी तरफ था और वह शायद सो रही थी या बेहद कमजोर होकर पड़ी थी। कमरे की हालत बेहद खराब थी। दीवारों का प्लास्टर जगह जगह से उखड़ा हुआ था, नमी के निशान साफ दिखाई दे रहे थे और सामान के नाम पर सिर्फ 2 टूटे हुए पलंग और एक पुरानी सी मेज थी। यह दृश्य मेरे दिल को चीर गया। अगर ये सच में मेरे पिता की दूसरी पत्नी और उनकी बेटी थी तो इन्हें इस हाल में इस तरह छुपाकर क्यों रखा गया था। मैंने बहुत धीरे से खिड़की के शीशे पर खटखटाया। वेदिका चौंक कर सीधी बैठ गई। उसने डरते हुए इधर उधर देखा। मैंने फिर से हल्की सी खटखटाहट की। वह सहमी हुई खिड़की के पास आई। उसकी आंखों में साफ भय था, लेकिन जैसे ही उसने मुझे पहचाना उसके चेहरे पर आश्चर्य और राहत दोनों के भाव उभर आए। उसने जल्दी से खिड़की की कुंडी खोली जो शायद पहले से ही टूटी हुई थी और खिड़की खुल गई। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुरंत अपनी उंगली होठों पर रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया और फुसफुसाते हुए कहा, मुझे तुमसे बात करनी है वेदिका। मुझे सच जानना है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने सोई हुई औरत की तरफ एक नजर डाली, फिर असमंजस में हल्का सा सिर हिला दिया। मैं सावधानी से खिड़की फांदकर अंदर आ गया। कमरे में घुसते ही एक अजीब सी नमी और बंदपन की गंध मेरे नथुनों में भर गई। वेदिका मेरे सामने खड़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में अब भी वही सवाल तैर रहा था, तुम क्यों आए हो? उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या बड़े मालिक ने तुम्हें भेजा है? मैं तुरंत उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया ताकि मेरी ऊंचाई उसके बराबर हो सके और बहुत शांत स्वर में बोला, नहीं वेदिका, मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं खुद आया हूँ। मुझे बताओ, तुमने सुबह जो कहा था क्या वो सच है? क्या सचमुच तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? वेदिका ने मेरी आंखों में देर तक देखा। शायद उसे मेरे भीतर की बेचैनी और सच्चाई दिख गई थी, या शायद वह किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रही थी जो उसकी बात सुने। वह बिना कुछ कहे अपने बिस्तर की ओर गई और तकिए के नीचे से एक पुरानी सी किताब निकाली जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और किनारे घिस चुके थे। उसने किताब खोली और उसके भीतर से एक तस्वीर निकालकर मेरे हाथ पर रख दी। जैसे ही मैंने उस तस्वीर को देखा मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। तस्वीर काली सफेद थी, लेकिन चेहरे साफ पहचाने जा सकते थे। उसमें मेरे पिता रणवीर सिंह राजपूत एक जवान औरत के साथ बैठे थे और उनकी गोद में एक नन्ही सी बच्ची थी। पिता के चेहरे पर वही मुस्कान थी जिसे मैं हमेशा सिर्फ अपने लिए समझता आया था। मैंने कांपते हाथों से तस्वीर की ओर देखा, फिर पलटकर बिस्तर पर सोई हुई औरत की तरफ। वह वही थी, सावित्री। तस्वीर में वह बेहद सुंदर, स्वस्थ और खुश दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वह जिंदगी से हारी हुई एक परछाई लग रही थी। ये मेरी माँ है, वेदिका ने बहुत धीमी आवाज में कहा, और ये तुम्हारे पिता हैं। उन्होंने मेरी माँ से विवाह किया था, लेकिन माँ कहती है कि वे बहुत मजबूर थे। तुम्हारी माँ बहुत बीमार थी और वह उन्हें कोई सदमा नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमें इस दुनिया से छुपा कर रखा। वेदिका की बातें मेरे दिल पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। हर शब्द जैसे मेरी छाती के भीतर कुछ तोड़ रहा था। मैंने भारी आवाज में कहा, लेकिन मेरी माँ के मरने के बाद तो वे तुम्हें अपने घर ले जा सकते थे, तब तो कोई रोक नहीं थी। ये सुनते ही वेदिका की आंखें भर आई, उसके होठ कांपने लगे। माँ कहती है तब उन्हें अपनी इज्जत का डर लगने लगा था। वे शहर के बड़े आदमी बन चुके थे, नेता, उद्योगपति, सब उन्हें आदर्श मानते थे, और हम उनके अतीत की एक ऐसी गलती बन गए थे जिसे वे मिटाना चाहते थे मगर मिटा नहीं सके। इसलिए उन्होंने हमें इस अनाथालय के पीछे कैद कर दिया। उसके शब्दों में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ थकान थी। वे हर महीने आते हैं, रात के अंधेरे में पैसे देते हैं, माँ को समझाते हैं कि बस कुछ दिन और धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वे कुछ दिन कभी नहीं आते। 5 साल हो गए हैं। ये कहते कहते उसकी आवाज टूट गई। मैंने कांपते हाथों से वो तस्वीर वापस उसकी ओर बढ़ा दी। मेरे भीतर का सब कुछ जैसे ढह चुका था। जिस इंसान को मैं अपना आदर्श मानता आया था वह एक कायर और स्वार्थी इंसान निकला, जिसने अपनी झूठी प्रतिष्ठा और समाज के डर के लिए 2 जिंदगियों को अंधेरे में धकेल दिया। मेरा गला भर आया। मैंने वेदिका का हाथ थाम लिया और अपनी कमीज की आस्तीन ऊपर करते हुए कहा, अपना हाथ दिखाओ। वेदिका ने हैरानी से मेरी ओर देखा, फिर चुपचाप अपनी आस्तीन ऊपर कर ली।
चांदनी की हल्की रोशनी में हम दोनों के बाजुओं पर वही अर्धचंद्राकार निशान चमक रहा था, एक जैसा साफ और निर्विवाद। ये प्रकृति की वह गवाही थी जिसे कोई अदालत, कोई समाज और कोई ताकत झुकला नहीं सकती थी। हम भाई बहन हैं, मैंने भरी हुई आवाज में कहा। वेदिका, तुम्हारी रगों में वही खून है जो मेरी रगों में है। वेदिका ने मुझे अविश्वास से देखा, उसकी आंखें फैल गई। भाई, उसने शब्द को जैसे परखते हुए दोहराया, लेकिन तुम तो महल में रहती हो और मैं यहाँ, तुम मुझे बहन कैसे कह सकते हो? मैं जवाब में कुछ नहीं बोला, बस उसे अपने सीने से लगा लिया। उसका छोटा सा शरीर मेरे बाजुओं में कांप रहा था, जैसे बरसों की ठंड अब बाहर निकल रही हो। महल और झोपड़ी से रिश्ते नहीं बनते गुड़िया, मैंने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। मुझे माफ कर दो कि मुझे आने में इतनी देर हो गई। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी एक बहन भी है जो मेरा इंतजार कर रही है। मेरी आंखों से आंसू बहकर उसके कंधे पर गिर रहे थे और मैं उन्हें रोक नहीं पा रहा था। उसी पल बिस्तर पर लेटी हुई औरत ने करवट बदली, उसकी आंख खुल गई। उसने हमें यूं गले लगा देखकर तो घबराकर उठ बैठी और कमजोर भयभीत आवाज में बोली, कौन है वेदिका? ये कौन है? मैं तुरंत वेदिका से अलग हुआ और सिर झुकाकर सम्मान के साथ बोला, डरिए मत आंटी, मैं दिवांश हूँ, रणवीर सिंह राजपूत का बेटा। मेरा नाम सुनते ही सावित्री का रंग बदल गया, वह कांपने लगी। देवांश, तुम यहाँ कैसे? उसकी आवाज कांप रही थी। क्या रणवीर ने तुम्हें भेजा है? क्या वह हमें यहाँ से निकालना चाहते हैं? उसके लहजे में इतना गहरा डर था कि मुझे अपने होने पर शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने जल्दी से कहा कि नहीं आंटी, मैं खुद आया हूँ, मुझे आज ही वेदिका से सब पता चला। मैं उसके पास गया और धीमे स्वर में बोला, मुझे अफसोस है कि मेरे पिता ने आपके साथ कभी न्याय नहीं किया। सावित्री ने मुझे ध्यान से देखा, उसकी आंखों में धीरे धीरे ममता उतर आई। शायद उसे मेरे चेहरे में कहीं रणवीर की झलक दिखाई दे गई थी। वह दुखी और थकी हुई आवाज में बोली, तुम बिल्कुल अपने पिता पर गए हो दिवांश। वही आंखें, वही माथा, वही चेहरा। फिर उसने एक पल रुककर मुझे देखा, मानो मेरे भीतर झांकने की कोशिश कर रही हो, और धीमे स्वर में बोली, लेकिन ईश्वर करे तुम्हारा दिल उनके जैसा ना हो। उसका ये वाक्य मेरे लिए किसी तमाचे से कम नहीं था। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे भीतर तक वार कर दिया हो। मैंने तुरंत उसका हाथ थाम लिया और दृढ़ स्वर में कहा कि आंटी, मेरा दिल उनके जैसा नहीं है और मैं आपसे ये वादा करने आया हूँ कि मैं आपको और वेदिका को आपका हक दिलाकर रहूंगा। आप अब यहाँ कैद होकर नहीं रहेंगी, आप मेरे घर उसी सम्मान के साथ रहेंगी जो आपका अधिकार है। ये सुनते ही सावित्री रो पड़ी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह घबराकर बोली, नहीं बेटा, ये मत करना, तुम्हारा पिता बहुत ताकतवर है, वह अपनी इज्जत और रुतबे के लिए कुछ भी कर सकता है, वह हमें मार देगा। तुम यहाँ से चले जाओ और भूल जाओ कि तुमने हमें कभी देखा था। उसकी बेबसी, उसका डर देखकर मेरा खून खोल उठा। मैंने सिर हिलाकर कहा कि नहीं आंटी, मैं अब कुछ नहीं भूल सकता। मैंने अपनी कमीज की आस्तीन ऊपर की और बाजू दिखाते हुए कहा, ये निशान मुझे भूलने नहीं देगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके लिए, वेदिका के लिए, सच के लिए लड़ूंगा। बस मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं नहीं चाहता कि कोई हंगामा हो जिससे आपको कोई नुकसान पहुंचे। मैं कानूनी रास्ता अपनाऊंगा और सबके सामने आपको आपका हक दिलाऊंगा। मैंने वेदिका की ओर देखा, जो उम्मीद और विश्वास भरी आंखों से मुझे देख रही थी। मैं उसके सामने बैठ गया और उसके छोटे छोटे हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, वेदिका, आज तुम्हारा भाई तुमसे वादा करता है कि बहुत जल्द वह दिन आएगा जब तुम इस अनाथालय के दरवाजे से नहीं, बल्कि हमारे घर के मुख्य द्वार से अंदर आओगी। कोई तुम्हें छुपा नहीं सकेगा, ये मेरा तुमसे वादा है। वेदिका ने मेरे हाथों को चूम लिया, उसकी आंखों में चमक आ गई। मुझे यकीन है भाई, उसने मुस्कुराकर कहा। माँ कहती थी कि ईश्वर के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। शायद तुम ही वह देवदूत हो जिसका हमें इंतजार था। उस पल मुझे वहां ज्यादा रुकना सुरक्षित नहीं लगा। अगर सिस्टर निशा या चौकीदार ने देख लिया तो हालात बिगड़ सकते थे और मैं अभी किसी सीधे टकराव के लिए तैयार नहीं था। मुझे पहले अपने पिता से बात करनी थी और अगर वे ना माने तो फिर कोई दूसरा रास्ता अपनाना था। मैं अब चलता हूँ, मैंने उठते हुए कहा, लेकिन बहुत जल्द वापस आऊंगा। तब तक आप लोग हिम्मत मत हारना और किसी को मत बताना कि मैं यहाँ आया था।
मैंने जेब से कुछ पैसे निकाले और सावित्री के तकिए के नीचे रख दिए। ये रख लीजिए, शायद किसी जरूरत में काम आ जाए। फिर मैंने आखिरी बार अपनी बहन को सीने से लगाया और उसी खिड़की से बाहर कूद गया। बाहर का अंधेरा अब भी वैसा का वैसा ही था, मगर मेरे भीतर का अंधेरा छंट चुका था। अब मेरे पास एक उद्देश्य था, एक स्पष्ट लक्ष्य। मैं पिछले दरवाजे से बाहर निकला और अपनी मोटरसाइकिल तक पहुंचा। वापसी के सफर में मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा था। मुझे घर पहुंचकर पिताजी का सामना करना था, लेकिन झगड़े से नहीं बल्कि बुद्धिमानी से। मुझे उन्हें इस सच्चाई के लिए मानसिक रूप से तैयार करना था कि अब वे इसे ज्यादा दिन न छुपा सकें। अगर वे अपने अहंकार और डर के खोल से बाहर नहीं आए तो मुझे वह करना पड़ेगा जिसकी कल्पना भी एक आज्ञाकारी बेटे के लिए असंभव होती है। अपने ही पिता के खिलाफ विद्रोह। घर पहुंचकर मैंने मोटरसाइकिल वहीं खड़ी की और चुपचाप अपने कमरे में आ गया। सुबह होने वाली थी और ये सुबह मेरी जिंदगी की सबसे अहम सुबह थी। मैंने आईने में अपना प्रतिबिंब देखा। मेरी आंखों में अब वह लापरवाही नहीं थी, बल्कि एक भारी जिम्मेदारी थी, एक भाई की जिम्मेदारी। अब मुझे देवांश रणवीर नहीं बल्कि सिर्फ देवांश बनना था, जो सच के साथ खड़ा रह सके, चाहे उसके लिए उसे अपने पिता के सामने ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। मैं कुर्सी पर बैठ गया और उस पल का इंतजार करने लगा जब पिताजी जागेंगे और मैं उनसे वो सवाल करूंगा जो 25 सालों से उनका इंतजार कर रहा था। मगर मुझे नहीं पता था कि अगली सुबह जो होने वाला है वह मेरी सारी कल्पनाओं से कहीं ज्यादा कठिन और भावनात्मक होगा, क्योंकि रणवीर सिंह राजपूत इतनी आसानी से अपनी हार स्वीकार करने वाले इंसान नहीं थे। सुबह का सूरज पूरी चमक के साथ उग चुका था और उसकी किरणें भोजन कक्ष की बड़ी बड़ी खिड़कियों से छुनकर अंदर आ रही थी, मगर मेरे भीतर का अंधेरा अभी पूरी तरह नहीं छूटा था। मैं भोजन के मेज के सिरे पर बैठा अपने पिता रणवीर सिंह राजपूत का इंतजार कर रहा था। नौकर नाश्ता लगाकर जा चुके थे, लेकिन मेरे गले से पानी का एक घुट भी नीचे नहीं उतर रहा था। मेरी नजरें लगातार सीढ़ियों पर टिकी थी, जहां से वह व्यक्ति अभी उतरने वाला था, जिसे मैंने सारी उम्र भगवान समझा था और जो पिछली रात मेरे सामने एक अपराधी बनकर बेनकाब हो चुका था। कुछ ही देर में कदमों की आहट सुनाई दी और पिताजी अपनी विशिष्ट शान और शौकत के साथ सीढ़ियां उतरते हुए दिखाई दिए। हर कदम में वही आत्मविश्वास और रौब था जिसे देखकर लोग सवाल करने की हिम्मत खो देते थे। उन्होंने सफेद करीने से इस्त्री किया हुआ कुर्ता पजामा पहन रखा था और चेहरे पर वही प्रभावशाली गंभीरता थी जिसे देखकर दुनिया प्रभावित हो जाती थी। वे आकर अपनी कुर्सी पर बैठे और आदतन अखबार उठा लिया, जैसे ये एक बिल्कुल सामान्य सुबह हो। उन्होंने सरसरी निगाह मुझ पर डाली और शायद मेरे चेहरे की बेचैनी, आंखों की लालिमा और भीतर छिपे तूफान को भांप लिया। देवांश, तुम ठीक तो हो बेटा? रात सोए नहीं क्या? आंखें लाल हो रही हैं तुम्हारी। उनके स्वर में वही पारंपरिक स्नेह था जो अब मुझे एक छल जैसा लग रहा था। मैंने गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी उनकी ओर खिसकाई। मैं रात सच में नहीं सो सका पापा, क्योंकि मुझे नींद नहीं आई। मैं सारी रात जागता रहा और सोचता रहा। पिताजी ने अखबार नीचे रखा और ध्यान से मुझे देखने लगे। किस बारे में सोचते रहे? मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर संयम स्वर में कहा, मैं उस निशान के बारे में सोचता रहा पापा, जो प्रकृति ने हमारे बाजुओं पर बनाया है। ये सुनते ही उनके चेहरे पर एक साया सा लहराया और उन्होंने बेचैनी से करवट बदली। ये कैसी अजीब बातें लेकर बैठ गए हो? नाश्ता करो। उन्होंने बात टालने की कोशिश की। मैंने अपनी कमीज की बांह ऊपर की और अपना बाजू मेज पर रख दिया। ये कोई अजीब बात नहीं है पापा, ये प्रकृति की गवाही है और मैं कल रात फिर से अनाथालय गया था। ये वाक्य किसी विस्फोट से कम नहीं था। पिताजी के हाथ से अखबार छूटकर मेज पर गिर पड़ा और उनका रंग फीका पड़ गया। तुम वहां गए थे रात को? उनकी आवाज कांप गई। हाँ पापा, मैं वहां गया था और मैंने वह बंद कमरा देखा। मैंने सावित्री आंटी को देखा, मैंने वेदिका को देखा। मैंने एक एक शब्द चबाकर कहा। मैंने वो तस्वीरें भी देखी जिसे आपने जलाने की कोशिश की थी, मगर एक माँ ने अपनी बेटी के लिए बचा ली। कमरे में मृत्यु सा सन्नाटा छा गया।
केवल पिताजी की भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। वे मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। उनकी आंखों में गुस्सा, शर्मिंदगी और भय की मिली जुली स्थिति थी। तुम नहीं जानते देवांश, वह सब झूठ है। उन्होंने इनकार करने की असफल कोशिश की। मैंने सख्ती से कहा कि नहीं पापा, अब झूठ का समय गुजर चुका है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वेदिका के बाजू पर वही निशान है जो मेरे और आपके बाजू पर है। वह मेरी बहन है, आपकी बेटी, जिसे आपने 5-6 साल से कैद कर रखा है, जिंदा दफन कर रखा है, सिर्फ अपनी इस झूठे अहंकार और तथा कथित इज्जत के लिए। पिताजी अचानक गुस्से में आ गए। उनका संयम टूट गया। उन्होंने मेज पर जोर से मुक्का मारा, जिससे प्लेटें हल्की सी खनक उठी। उनकी आंखों में गुस्से की लपटें थी। खामोश हो जाओ, वे लगभग चिल्ला पड़े। तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें दुनिया की समझ नहीं है। तुम्हें नहीं पता कि समाज क्या कहता है, लोग क्या सोचते हैं। उनकी आवाज में वही पुराना रोब था जिससे वे बड़े बड़े लोगों को भी चुप करा देते थे। लेकिन इस बार मैं डरने वाला नहीं था। मैं भी अपनी जगह से खड़ा हो गया। मेरे भीतर जमा हुआ सारा दर्द, अपमान और सच का बोझ एक साथ फूट पड़ा। भाड़ में जाए ऐसा समाज पापा, मैंने ऊंचे मगर कांपते स्वर में कहा, जो एक बाप को अपनी बेटी से मिलने से रोके। आपने मेरी माँ की मौत के बाद दूसरी शादी की, यह आपका अधिकार था। किसी को आपसे ये हक छीनने का अधिकार नहीं था। लेकिन इस शादी को छुपाना, एक औरत को अंधेरे में रखना और अपनी औलाद को अनाथालय में फेंक देना, यह कौन सी दुनियादारी है। आप मंचों से भाषण देते हैं, अनाथ बच्चों के सर पर हाथ रखते हैं, दान पुण्य करते हैं और दूसरी तरफ अपनी सगी बेटी को पिता के साए से वंचित रखते हैं। क्या आपको सच में रात को नींद आ जाती है? मेरे शब्द तीर की तरह उनके सीने में उतर रहे थे। हर सवाल उनके झूठ और बहानों की परतें उधेड़ रहा था। वे कुछ पल तक खड़े नहीं रह सके। उनकी सारी ताकत जैसे खत्म हो गई हो। वे निढाल होकर कुर्सी पर गिर गए और दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। उनकी आवाज अब टूट चुकी थी। मैं मजबूर था देवांश, वे भराए स्वर में बोले। तुम्हारी माँ बहुत बीमार थी और मैं उसे कोई सदमा नहीं देना चाहता था। अगर उसे मेरे दूसरे विवाह का पता चल जाता तो वह ये सहन नहीं कर पाती। फिर वह मर गई और उसके बाद मैं और डर गया। अगर लोगों को पता चल जाता मैंने गुप्त विवाह किया तो बातें बनती, अखबार छपते, मेरा कारोबार, मेरी प्रतिष्ठा सब मिट्टी में मिल जाता। मैंने सोचा था कुछ समय छुपा कर रखूंगा, हालात ठीक होते ही सबको बता दूंगा। लेकिन समय बीतता गया और मैं अपनी ही बनाई दलदल में धंसता चला गया। वे रो रहे थे। मेरे सामने वह आदमी जिसे मैंने हमेशा अडिग, ताकतवर और आदर्श माना था, आज एक कमजोर और डरे हुए इंसान की तरह टूट चुका था। लेकिन उनके आंसुओं ने मेरे भीतर कोई करुणा नहीं जगाई। मेरे दिल में सिर्फ वेदिका की आंखें और सावित्री की खामोश पीड़ा थी। मैंने दृढ़ आवाज में कहा, समय नहीं बीता पापा, आपने समय को गुजारा है। आप अपनी इज्जत बचाते बचाते अपना जमीर मार बैठे। आपने अपनी बेटी का बचपन छीन लिया, एक औरत की जिंदगी कैद कर दी। लेकिन अब और नहीं, आज फैसला होगा। पिताजी ने धीरे धीरे सिर उठाकर मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में डर था, सवाल था और शायद हार भी। क्या फैसला? उन्होंने थकी हुई आवाज में पूछा। मैं एक कदम आगे बढ़ा, उनकी आंखों में सीधे देखते हुए बिना किसी हिचक के बोला, आप अभी इसी वक्त मेरे साथ चलेंगे अपनी गाड़ी में, दिन के उजाले में, और सावित्री आंटी और वेदिका को सम्मान के साथ इस घर में लाएंगे। पिताजी घबरा गए। उनके चेहरे पर अचानक खिंचाव आ गया, जैसे कोई छुपा हुआ डर बाहर निकल आया हो। ये नामुमकिन है देवांश, लोग क्या कहेंगे, मीडिया क्या कहेगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। उनकी आवाज में हुकूमत नहीं, डर था। वही डर जो बरसों से उनकी मोहब्बत पर भारी पड़ता आया था। उनका डर अब भी उनकी मोहब्बत पर हावी था। ये देखकर मुझे अफसोस हुआ, लेकिन साथ ही ये भी समझ आ गया कि अगर आज नहीं बोला तो फिर कभी नहीं बोल पाऊंगा। मैंने गहरी सांस ली और अपना आखिरी पत्ता खेला। ठीक है पापा, अगर आपको अपनी इज्जत इतनी प्यारी है तो फिर सुन लीजिए, मैं इस घर में नहीं रहूंगा। ये शब्द जैसे कमरे में गूंज गए। ये धमकी काम कर गई। पिताजी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उनकी आंखों में एक पल के लिए खालीपन छा गया। वे जानते थे कि मैं ये कर गुजरूंगा क्योंकि मैं उन्हीं का बेटा था, जिद्दी, अडिग और उसूल पसंद।
नहीं देवांश, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम अपने बाप को रुसवा नहीं करोगे। मैंने उनकी ओर देखा। अब मेरे भीतर डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। मैंने जवाब दिया, मैं आपको रुसवा नहीं कर रहा पापा, मैं आपको अपनी गलती सुधारने का मौका दे रहा हूँ। मैं उनके करीब गया, घुटनों के बल बैठकर उनके हाथ थाम लिए। वो हाथ जिन्होंने मुझे चलना सिखाया था आज कांप रहे थे। पापा, इज्जत सच में होती है, छुपाने में नहीं। वेदिका आपकी बेटी है, उसे गले लगाइए, उसे वो नाम दीजिए जो उसका हक है। यकीन कीजिए, आपका कद लोगों की नजर में कम नहीं होगा बल्कि बढ़ जाएगा। मैंने पल भर रुककर कहा, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो याद रखिए, आप एक बेटा भी खो देंगे, क्योंकि मैं इस घर में जुल्म के साथ नहीं रह सकता। पिताजी ने मेरी आंखों में देखा। शायद उन्हें मुझ में अपना अक्स नजर आया। वही जिद, वही सच के लिए लड़ने की ताकत। उसी पल उनका जमीर जाग उठा। उन्होंने मेरे हाथ थाम लिए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम जीत गए देवांश, तुम जीत गए। शायद मैं वाकई ही भटक गया था। दौलत और इज्जत की हवस ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने अपनी फूल जैसी बेटी को कांटों पर सुलाया। मैं गुनहगार हूँ। वे फूट फूट कर रो पड़े। वर्षों का अहंकार, डर और अपराध बोध एक साथ बह निकला। मैंने उन्हें गले लगा लिया और कुछ देर उन्हें रोने दिया, ताकि उनके अंदर का जहर आंसुओं के रास्ते बह जाए। फिर मैंने उन्हें सहारा देकर उठाया और कहा कि चलिए पापा, देर मत कीजिए, वेदिका इंतजार कर रही है। पिताजी ने अपने आंसू पोंछे और सिर हिलाया। चलो, मैं अब और देर नहीं करूंगा। हम दोनों घर से निकले। पोर्च में गाड़ी खड़ी थी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला, लेकिन पिताजी ने उसे इशारे से रोक दिया। उन्होंने कहा कि आज मैं गाड़ी खुद चलाऊंगा। हम दोनों गाड़ी में बैठे और अपना घर अनाथालय की ओर रवाना हो गए। रास्ता वही था, लेकिन मंजिल बदल चुकी थी। आज हम छुपकर नहीं बल्कि सीना तान कर जा रहे थे। जब हम अनाथालय के गेट पर पहुंचे तो वहां मौजूद पहरेदार गाड़ी देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उस समय रणवीर साहब का आना सामान्य बात नहीं था। गेट खुला और गाड़ी अंदर चली गई। सिस्टर निशा दफ्तर से बाहर दौड़ती हुई आई। उनके चेहरे पर वही घबराहट थी जो कल दिन में थी। उन्होंने चापलूसी भरे स्वर में पूछा, रणवीर साहब, सब ठीक तो है? आप इस समय पिताजी गाड़ी से उतरे। उनका अंदाज बदला हुआ था। उनके कंधे झुके हुए नहीं थे, बल्कि उनमें एक नई ताकत थी। उन्होंने कठोर आवाज में कहा, सिस्टर निशा, सवित्री और वेदिका को बुलाओ, उनका सामान पैक करवाओ, वे हमारे साथ घर जा रही हैं। उनकी सख्त आवाज सुनकर सिस्टर निशा सुन रह गई। जी, घर? उन्होंने हकलाते हुए कहा। मैंने कहा, बुलाओ उन्हें। पिताजी ने इतनी जोर से डांटा कि सिस्टर निशा कांप गई। और सुन लो, आज के बाद इस अनाथालय में कोई भी अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं होगी। मैं खुद इसका हिसाब किताब जान चुका। ये सुनते ही सिस्टर निशा तेजी से अंदर भागी। मैं और पापा आंगन में खड़े रहे। कुछ ही मिनटों बाद वह पल आ गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। सवित्री आंटी और वेदिका बरामदे में दिखाई दी। सवित्री आंटी ने एक साधारण सी चादर ओढ़ रखी थी और वेदिका ने वही पुरानी फ्रॉक पहन रखी थी, लेकिन उसके हाथ में उसकी वही टूटी हुई गुड़िया थी। वेदिका ने हमें देखा तो डरकर अपनी माँ के पीछे छुप गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि बड़े साहब आज उसे लेने आए हैं। पिताजी धीरे धीरे चलते हुए उनके पास पहुंचे। हर कदम जैसे उनके भीतर के बोझ को जमीन पर रख रहा था। सवित्री आंटी सिर झुकाए खड़ी थी। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन वह उन्हें पहुंचने की कोशिश भी नहीं कर रही थी, मानो अब कोई डर, कोई झिझक बाकी नहीं बची हो। पिताजी वेदिका के सामने आकर रुक गए। फिर अचानक बिना किसी झिझक के वे उसके सामने घुटनों के बल बैठ गए। ये वही इंसान था जिसके आगे लोग खड़े होने से घबराते थे, लेकिन आज वह अपनी ही बेटी के सामने झुका हुआ था। उन्होंने अपने हाथ फैला दिए। वेदिका, मेरी बेटी, मेरे पास आओ। उनकी आवाज में इतना दर्द, पछतावा और प्रेम घुला हुआ था कि वहां खड़ा हर इंसान सहर उठा। वेदिका पहले तो ठिठकी। उसका छोटा सा देश शायद अभी भी डर और विश्वास के बीच झूल रहा था। वह हिचकिचाती हुई एक कदम आगे बढ़ी, फिर रुक गई। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल था, डर था, उम्मीद भी थी। मैंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, जैसे कह रहा हूं कि जाओ, सब ठीक है, अब कोई तुम्हें दूर नहीं करेगा। वेदिका धीरे धीरे चलती हुई पिताजी के पास पहुंची। जैसे ही वह करीब आई, पिताजी ने उसे सीने से लगा लिया। वह उसे कसकर पकड़े हुए थे।
मानो अगर ढीला किया तो वह फिर कहीं खो जाएगी। वे बार बार उसका माथा चूमने लगे। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मैं बहुत बुरा पिता हूँ, बहुत बुरा। इतना कहते कहते उनकी आवाज टूट गई और वे फूट फूट कर रो पड़े। उनके मजबूत कंधे हिल रहे थे। वेदिका ने अपने नन्हे हाथों से उनके आंसू पोंछे। नहीं बाबा, आप बुरे नहीं हैं, आप आ गए ना, माँ कहती थी आप आएंगे। उस मासूम वाक्य ने पिताजी को और रुला दिया, जैसे बरसों का अपराध एक पल में उनके सीने पर आ गिरा हो। उन्होंने वेदिका को और कसकर पकड़ लिया, जैसे अब दुनिया की कोई ताकत उसे उनसे अलग नहीं कर सकी। फिर वे खड़े हुए और सवित्री आंटी के सामने आकर हाथ जोड़ दिए। उनके चेहरे पर कोई अहंकार नहीं था, सिर्फ शर्मिंदगी, पश्चाताप था। सवित्री, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी? सवित्री आंटी की आंखें भर आई। वे खुद को संभाल नहीं पाई और रो पड़ी। रणवीर साहब, आपने देर कर दी, बहुत देर कर दी, लेकिन आपने अपनी संतान को स्वीकार कर लिया, मेरे लिए यही काफी है। उन शब्दों में शिकायत कम और सुकून ज्यादा था। पिताजी ने वेदिका को गोद में उठाया और सवित्री आंटी का हाथ थाम लिया। चलो अपने घर चलो। यह दृश्य देखकर मेरी आंखें भी नम हो गई। अनाथालय का स्टाफ और बाकी बच्चे हैरानी से ये सब देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अभी जो हो रहा है वह हकीकत है या किसी कहानी का हिस्सा, लेकिन किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी। हम गाड़ी में बैठे। वेदिका मेरी गोद में बैठी थी और सवित्री आंटी पिछली सीट पर थी। पिताजी गाड़ी चला रहे थे और बार बार शीशे में देखकर वेदिका को देख रहे थे, जैसे उन्हें खुद भी यकीन नहीं हो रहा हो ये सपना नहीं हकीकत है। घर का सफर खामोशी में कटा, मगर ये खामोशी भारी नहीं थी, ये बहुत ही शांत और सुकून भरी थी। जब हम घर पहुंचे तो कर्मचारी हैरान रह गए कि साहब के साथ ये कौन लोग हैं। पिताजी ने सबको हॉल में जमा किया और वेदिका का हाथ पकड़कर सबके सामने खड़े हो गए। सुनो सब लोग, ये सवित्री मैडम है मेरी पत्नी, और ये वेदिका है मेरी बेटी और इस घर की छोटी मालकिन। आज से इनका हुक्म भी वही होगा जो मेरा है। कर्मचारियों ने सिर झुकाकर आज्ञाकारिता प्रकट की। मैंने देखा कि वेदिका हैरानी से उस आलीशान घर को देख रही थी। मुलायम कालीन, बड़े बड़े सोफे, चमकते झूमर, ये सब उसके लिए किसी परियों की कहानी जैसा था। मैं उसके पास गया और उसका हाथ थामा। आओ गुड़िया, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊं। मैं उसे ऊपर ले गया। मैंने उसके लिए वही कमरा तैयार करवाया था जो मेरे कमरे के साथ था और जिसे मैंने रातों रात कर्मचारियों से सजवा दिया था। वेदिका कमरे में दाखिल हुई तो उसकी आंखें चमक उठी। वहां ढेर सारे खिलौने, नए कपड़े और नए नरम बिस्तर थे। वह भागकर बिस्तर पर चढ़ी और उछलने लगी। उसकी हंसी की आवाज से पूरा घर गूंज उठा। यह वही आवाज थी जिसकी इस सुने महल को बरसों से तलाश थी। सवित्री आंटी दरवाजे पर खड़ी रो रही थी, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। शाम को पिताजी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। ये फैसला अचानक नहीं था, बल्कि जैसे उन्होंने भीतर ही भीतर खुद से एक लंबी लड़ाई लड़ ली हो। मैंने उन्हें मना भी किया, कहा कि अभी सब बहुत नाजुक है, वेदिका और सवित्री आंटी को थोड़ा समय दीजिए। समाज को हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, लेकिन वे अड़े हुए थे। उनके चेहरे पर अब डर नहीं, एक अजीब सा सुकून और आत्मविश्वास था, जैसे सच बोल देने के बाद इंसान हल्का हो जाता है। उन्होंने मीडिया के सामने खड़े होकर बिना किसी लाग लपेट के स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी दूसरी शादी छुपाई थी। उन्होंने कहा कि ये छुपाना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। डर, इज्जत और झूठी सामाजिक मर्यादा ने उन्हें एक पति और एक पिता होने से दूर कर दिया था। लेकिन अब वे किसी से नहीं छुपेगी। अब वे गर्व से अपने परिवार को अपना रहे हैं। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी। सवालों की बौछार थी। कोई पूछ रहा था कि इतने सालों तक ये सब क्यों छुपाया। कोई इसे इमेज मैनेजमेंट बता रहा था। दुनिया ने बातें बनाई, कुछ ने आलोचना की, कुछ ने सराहना की, कुछ ने तो इसे कमजोरी कहा, कुछ ने इसे हिम्मत। लेकिन पिताजी को अब कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उन्हें वह सुकून मिल गया था जो वर्षों से नहीं था। ऐसा सुकून जो बड़े बड़े सौदों और करोड़ों की कमाई से भी कभी नहीं मिला। रात के खाने की मेज पर हम सब साथ बैठे थे, एक लंबी मेज जो बरसों से सिर्फ औपचारिकता निभाती आई थी, आज सच में परिवार की मेज लग रही थी। वेदिका पिताजी की गोद में बैठी थी और अपने नन्हे हाथों से उन्हें खाना खिला रही थी।
कभी निवाला गिर जाता, कभी हंसी छूट जाती और पिताजी ऐसे खुश थे जैसे उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। मैं उन सबको देख रहा था और जाने कब मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। अचानक वेदिका ने मेरी तरफ देखा और अपनी आस्तीन ऊपर करके वो निशान दिखाया। भाई देखो, मेरा चांद चमक रहा है। मैंने भी अपनी आस्तीन ऊपर की। हाँ गुड़िया, ये चांद कभी नहीं डूबेगा क्योंकि अब हमारे बीच कोई दीवार नहीं। उस रात मैं बहुत सुकून से सोया क्योंकि मैंने सिर्फ अपनी बहन को ही नहीं पाया था बल्कि अपने पिता को खोकर दोबारा पाया था। और ये सब उस निशान के कारण था जिसने हमें जोड़ रखा था। राज खुल चुका था लेकिन इस राज ने हमें तोड़ा नहीं बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत कर दिया था। अब हम एक पूर्ण परिवार थे और यही मेरी सालगिरह का सबसे बेहतरीन उपहार था। खैर, अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण मेरे कमरे की खिड़की से अंदर आई तो घर का माहौल बदला हुआ था। बरसों से जिस घर में एक अजीब सी भारी चुप्पी छाई रहती थी, आज वहां परिंदों की चहचहाट के साथ किसी के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। मैंने बाहर आकर देखा तो सावित्री आंटी, अब जिन्हें मैं छोटी माँ कहने की कोशिश कर रहा था, रसोई में थी और पिताजी अखबार छोड़कर वेदिका को बाग में झूला झुला रहे थे। उनकी हंसी की आवाज हॉल तक आ रही थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही सख्त और असूलों वाले रणवीर साहब हैं। हालांकि घर के अंदर सब ठीक था लेकिन समाज और कारोबार की दुनिया इतनी आसान नहीं थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शहर में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। पिताजी के कुछ व्यापारी सहयोगियों ने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी थी। एक शाम जब पिताजी दफ्तर से लौटे तो उनके चेहरे पर हल्की सी चिंता साफ झलक रही थी। वह चिंता वैसी नहीं थी जैसी पहले हुआ करती थी। अब उसमें डर कम और जिम्मेदारी ज्यादा थी। मैंने उनके पास जाकर पूछा, क्या हुआ पापा? क्या लोग अब भी बातें कर रहे हैं? उन्होंने एक गहरी सांस ली, मानो दिल भर का बोझ उसी सांस में बाहर निकाल रहे हों। फिर मेरा हाथ थामकर बोले, दिवांश, कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हाथ से निकल गए हैं। लोग कह रहे हैं कि जिस इंसान ने अपने परिवार को अंधेरे में रखा उस पर भरोसा कैसे करें। वे एक पल रुके, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, लेकिन जानते हो सबसे अजीब बात क्या है? मुझे इसका जरा भी दुख नहीं है। जब मैं घर आता हूँ और वेदिका दौड़कर मेरे गले लग जाती है तो करोड़ों का नुकसान भी मामूली लगता है। उनकी आंखों में सच्चा सुकून था, वही सुकून जिसकी तलाश में उन्होंने बरसों दौलत और इज्जत के पीछे भागा था। कुछ हफ्तों बाद हमने वेदिका का दाखिला शहर के सबसे अच्छे स्कूल में करवाया। जिस बच्ची ने अपनी जिंदगी एक बंद कमरे और अनाथालय की 4 दीवारों में गुजारी थी, उसके लिए ये एक बिल्कुल नई दुनिया थी। बड़े बड़े मैदान, रंगीन क्लासरूम, हंसते दौड़ते बच्चे, सब कुछ उसके लिए चकित कर देने वाला था। शुरुआत में वह बच्ची को देखकर डर जाती थी और सावित्री माँ का पल्लू नहीं छोड़ती थी। उसकी आंखों में अब भी एक पुराना डर बसता था, जैसे कोई उससे पूछ लेगा, तुम यहाँ कैसे आ गई? एक दिन वह स्कूल से रोती हुई आई, भाई, बच्चे कह रहे हैं कि मैं इतने साल कहाँ थी। वे पूछ रहे हैं कि मेरे पास पापा के साथ वाली बचपन की तस्वीर क्यों नहीं है। उस पल मेरे पास कोई जवाब नहीं था, मैं बस उसे देखता रह गया। लेकिन पिताजी आगे बढ़े, उसे गोद में उठा लिया और बेहद स्नेह से बोले, बेटा, पिछली तस्वीरें नहीं है तो क्या हुआ? आज से हम इतनी तस्वीरें खींचेंगे कि पुरानी कवियों की जगह ही नहीं बचेगी। उसी दिन हमने तय किया कि हम एक लंबी यात्रा पर जाएंगे, एक ऐसी जगह जहां कोई हमें नहीं जानता हो, जहां हम सिर्फ एक परिवार बनकर रह सकें, बिना सवालों, बिना अतीत के बोझ के। पिताजी ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा अब अपना घर, अनाथालय और उसके जैसे अन्य संस्थाओं के सुधार में लगा दिया। उन्होंने सिस्टर निशा जैसे भ्रष्ट लोगों को हटाकर वहां पारदर्शी व्यवस्था लागू की। अब वे केवल अनाथों के सिर पर हाथ नहीं रखते थे बल्कि उनके भविष्य की जिम्मेदारी भी उठाते थे। पढ़ाई, इलाज और सम्मान के साथ जीने का हक। समय बीतता गया, वेदिका अब धीरे धीरे उस सदमे से बाहर आ रही थी। सावित्री माँ ने भी अपने आत्म सम्मान को फिर से पा लिया था। उन्होंने घर को अपनी ममता से स्वर्ग बना दिया था। 2 साल बाद मेरी ग्रेजुएशन की डिग्री मिलने की खुशी में घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी गई। पिताजी मंच पर खड़े हुए और बोले, आज मेरा बेटा ग्रेजुएट हो गया है, लेकिन असल में शिक्षक वह है और छात्र मैं।
अगर उस दिन देवांश ने अपनी कमीज की बाह ऊपर करके मुझे वह निशान ना दिखाया होता तो आज मैं अपनी इज्जत की लाश ढो रहा होता। मेरे पास दौलत होती, नाम होता, लेकिन परिवार नहीं होता। आज मैं जो भी सम्मान पा रहा हूँ वह मेरी सच्चाई की वजह से है, दिखावे की वजह से नहीं। पार्टी के अंत में हम तीनों, मैं, पापा और वेदिका एक साथ खड़े थे। वेदिका ने हम दोनों के हाथ जोड़कर हवा में उठा दिए। हमारे बाजुओं पर बना वह चांद का निशान बिजली की रोशनी में चमक रहा था। वह निशान अब किसी राज या शर्मिंदगी का प्रतीक नहीं था, बल्कि हमारी पहचान था। वह गवाही थी कि इस बात की कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, सच का सूरज एक दिन जरूर निकलता है। वह बंद कमरा अब खुल चुका था और उसकी जगह अब हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए बेशुमार जगह थी। खैर, महीने बीतते गए और घर की दीवारों पर जमी वह पुरानी कड़वाहट की धूल पूरी तरह साफ हो गई। वेदिका अब अनाथालय वाली वह डरी सहमी बच्ची नहीं रही। वह अब घर की लाडली थी, जिसकी शरारतों से पूरा बंगला गूंजता रहता था। पिताजी ने अपने व्यापार में एक बड़ा बदलाव किया। उन्होंने वेदिका फाउंडेशन नाम से एक संस्था शुरू की, जो उन बच्चों की शिक्षा और परवरिश का जिम्मा उठाती थी जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। शुरुआत में जिस समाज ने पिताजी पर उंगलियां उठाई थी, अब वही समाज उनकी हिम्मत की मिसाल देने लगा था। लोग समझने लगे थे कि अपनी गलती को स्वीकार कर लेना कायरता नहीं, बल्कि सबसे बड़ी बहादुरी है। जो लोग कभी दूरी बना रहे थे, वे अब उनके पास सलाह लेने आने लगे। एक शाम सवित्री माँ ने पुराने संदूक से एक अधजली तस्वीर निकाली। ये वही तस्वीर थी जिसे पिताजी ने सालों पहले मिटाने की कोशिश की थी। उन्होंने वह तस्वीर पिताजी के हाथ में दी। पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुझे पास बुलाया और कहा, देवांश देखो, नफरत कितनी भी कोशिश कर ले, वह सच को पूरी तरह कभी नहीं जला सकती। उसी रात पिताजी ने वह तस्वीर एक सुंदर फ्रेम में मढ़वाकर घर के मुख्य हॉल में सबके सामने टांग दी। वह तस्वीर अब छुपाने की चीज नहीं थी, बल्कि हमारे परिवार की नींव थी। वेदिका के 10वें जन्मदिन पर एक भव्य समारोह रखा गया। वहां शहर के बड़े बड़े लोग आए थे। वेदिका ने सफेद रंग की फ्रॉक पहनी थी, जिसमें वह बिल्कुल किसी परी जैसी लग रही थी। केक काटने से पहले उसने माइक पकड़ा और अपनी मासूम आवाज में कहा कि मेरे पास 2 भाई हैं, एक जिसने मुझे ढूंढ निकाला और एक मेरे पापा जो मुझे घर वापस लेकर आए। पिताजी ने उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों में बहते आंसू अब पश्चाताप के नहीं, बल्कि असीम संतुष्टि के थे। मैंने देखा कि सवित्री माँ दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उनकी सालों की तपस्या और इंतजार सफल हो गया था। रात के सन्नाटे में मैं और पिताजी बालकोनी में खड़े आकाश को देख रहे थे। चारों ओर गहरी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में कोई खालीपन नहीं था। ये वही शांति थी जो लंबे संघर्ष के बाद मिलती है। दूर कहीं शहर की हल्की सी आवाजें थी, लेकिन हमारे बीच एक अनकहा सुकून पसरा हुआ था। ठंडी हवा बह रही थी। तारों से भरा आसमान जैसे गवाह बनकर हमें देख रहा हो। पिताजी ने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। उस स्पर्श में अब आदेश या शक्ति नहीं थी, बल्कि भरोसा और अपनापन था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा कि बेटा, आज मुझे सुकून की नींद आएगी। मैंने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में पहली बार किसी डर की परछाई नहीं थी। तुमने मुझे सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं दी, बल्कि मुझे खुद से रूबरू करवाया। उनके शब्द मेरे दिल में उतर गए। मैंने मुस्कुराते हुए अपनी आस्तीन ऊपर की और उस निशान को देखा। वही चांद जो कभी एक छुपा हुआ राज था, आज खुला हुआ सच बन चुका था। वह अब सिर्फ एक पैदाइशी निशानी नहीं था, बल्कि एक वादा था कि हम कभी अपनों का हाथ नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, ये कहानी हमें ये अनमोल सबक सिखाती है कि झूठ और दिखावे की बुनियाद पर बनाई गई इज्जत की मीनार कभी न कभी गिर ही जाती है, लेकिन सच की जमीन पर बना घर हर तूफान को झेल जाता है। समाज क्या कहेगा, इस डर से अपनों को ठुकराना सबसे बड़ा पाप है। असली सम्मान पद या प्रतिष्ठा में नहीं, बल्कि अपने चरित्र की ईमानदारी और अपने परिवार के प्रति वफादारी में होता है। अंत में जीत हमेशा प्रेम और सत्य की ही होती है। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और संवाद केवल मनोरंजन व प्रेरणा के उद्देश्य से प्रस्तुत किए गए हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, असली परिवार या घटना से कोई समानता केवल
संयोग मानी जाएगी। हमारा उद्देश्य किसी भी समाज, वर्ग, महिला या परिवार की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हाँ दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस कहानी को एक लाइक भी कर दें, साथ में हाइप भी करें। और हाँ दोस्तों, आप इस कहानी को किस शहर से सुन रहे हैं वो भी कमेंट करके अपने शहर का नाम जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।